हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एनके चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम राइट हैंड रूल के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की जब गति करवाई जाती है, उसको मूव करवाया जाता है समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाला जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका व्यंजक, उसका फॉर्मूला क्या आता है, पूरे डेरिवेशन को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में अपन उदाहरण नंबर 7, 8 और 9 का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आज का जो वीडियो है वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी बच्चे मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर 9वीं क्लास 9वें चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि 9वें चैप्टर के सिलेबस में किसी भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया गया है। पूरा का पूरा सिलेबस जो पिछली साल में था, पिछले 4-5 सालों से चला आ रहा है, उसको बिल्कुल सेम रखा गया है। एक भी टॉपिक यहाँ से नहीं हटाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। देखिए, एक कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। हाथ से जुड़े हुए अपने पास दो नियम अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं और आज अपन तीसरे नंबर का नियम पढ़ेंगे। पहले मैं दोनों नियम पहले वाले कंफर्म कर देता हूं। आप लोगों ने पहला नियम पढ़ा था दाएं हाथ का अंगूठा नियम, और ये बताता है कि जब किसी चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा आपके पास हो तो उसके चारों तरफ उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें अंगूठे को चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में रखा जाता था और मुड़ी हुई उंगलियां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती थी। एक नियम अपना ये था। उसके बाद में आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आपने देखा था कि इसमें अंगूठा है वो बल की दिशा को, मध्यमा ये जो आपकी तर्जनी अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो मध्यमा है वो आवेश के गति की दिशा को या विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आपके पास पहले से कोई चुंबकीय क्षेत्र था और उसमें रखे किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती थी और उसके ऊपर बल उत्पन्न होता था, बल प्रेरित होता था। क्लियर है? यहां पर आज के इस वीडियो में अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। देखिए, दाएं हाथ के नियम में और बाएं हाथ के नियम में बहुत सारी समानताएं हैं। तो दाहिने हाथ में और बाएं हाथ के नियम में आपको वापस वही स्थितियां रखनी है कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है। अब सर हम कैसे क्लियर करेंगे कि अपने को लेफ्ट हैंड रूल लिखना है या राइट हैंड रूल लिखना है? परीक्षा में प्रश्न बाकायदा लिखा होगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो आपको सबसे पहले बाएं हाथ का नियम अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप जब दाहिने हाथ का नियम पढ़ेंगे तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाएं हाथ का नियम मैं आपको पुनः बता दूं, प्रेरित बल की दिशा को व्यक्त करता है। चुंबकीय क्षेत्र को तर्जनी और मध्यमा किसी चालक में पहले से बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तो उस चालक तार के ऊपर लगने वाले बल की दिशा को अंगूठा व्यक्त करता था। लेकिन दाहिने हाथ के नियम में आज क्या होने वाला है, चलिए समझते हैं कि इसके अंदर भी आपको वापस दाहिने हाथ के इन तीनों अंगुलियों को, अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखना है। ये अपने को पहले शर्त लिख देनी है। आज के इस टॉपिक में आपके पास पहले से कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये तर्जनी अंगुली व्यक्त करेगी। पिछले में भी तर्जनी अंगुली व्यक्त कर रही थी। क्लियर है? इसके बाद में उस चुंबकीय क्षेत्र में रखी कोई चालक छड़ जब गति करेगी, समान चुंबकीय क्षेत्र में या असमान चुंबकीय क्षेत्र में जब रखी कोई चालक छड़ गति करेगी तो उसके गति की दिशा को यह अंगूठा व्यक्त करेगा। और आप जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से धारा प्रेरित होती है। तो अब की बार ये जो आपकी मध्यमा अंगुली है ये पुनः धारा की दिशा को व्यक्त करेगी, लेकिन अब की बार ये जो धारा की दिशा है ये प्रेरित धारा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण या कहें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो दोनों नियमों को यदि अपन एक साथ पढ़ें तो बाएं हाथ के नियम के अंदर अंगूठा बल की दिशा को, ये बल उत्पन्न होता था,
दाएं हाथ में आपके पास चालक छड़ है वो गति करेगा। दोनों में ये जो तर्जनी अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं और दोनों के अंदर ये जो मध्यमा अंगुलियां हैं ये धारा की दिशा को व्यक्त करती हैं। लेकिन बाएं हाथ में पहले से विद्युत धारा बह रही होती थी और दाहिने हाथ के नियम में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो यदि वास्तविक धारा आपको लेनी है और चालक तार के ऊपर लगने वाले बल की दिशा निकालनी है, दैट टाइम आप बाएं हाथ का नियम लगाएंगे। और यदि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक छड़ गति करेगी तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए अपन दाएं हाथ का नियम अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ के नियम के बीच में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन दाएं हाथ के नियम का स्टेटमेंट अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के स्टेटमेंट को अपन ने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इस नियम के अनुसार सबसे पहले अपने को जो तीनों अंगुलियों के लंबवत की स्थिति है उसको लिखना है। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के अंगूठे को, तर्जनी को एवं मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए। तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है, ठीक है। अब यदि तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, दोनों नियमों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है तर्जनी। अंगूठा है वो चालक के गति की दिशा को व्यक्त करेगा, यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को व्यक्त करता है। तो मध्यमा उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ये स्टेटमेंट अपने को इस नियम के अंदर लिखना है। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो डायग्राम एग्जाम में बनाने की और आपको अपने नोट्स में बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं आप लोगों को वापस नोट लिख करके यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो वास्तविक धाराओं के लिए और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये जो नियम है ये प्रेरित धाराओं की दिशा को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। अब आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से लिखें। अब अपना अगला जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ेंगे समान चुंबकीय क्षेत्र में। देखिए टॉपिक को आप एक एक करके एक एक शब्द को लेकर के आप अच्छे से पढ़ें। समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र के हर एक बिंदु पर इसकी तीव्रता है वो समान रहेगी। उसमें चालक छड़ रखी गई है और वो जो चालक छड़ है वो गति करेगी। तो समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण और जैसे ही चालक छड़ गति करेगी उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और वो जो विद्युत वाहक बल है उसका व्यंजक क्या आएगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा और इस पूरे डेरिवेशन को अपन अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर पहले इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे जो बना रखा है इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन कि ये मान लीजिए आपने यहाँ पे डॉट्स लगा रखे हैं। ये डॉट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दो तरह से व्यक्त किया जाता है। डॉट है वो पृष्ठ के लंबवत ठीक बाहर की दिशा को व्यक्त करता है और यदि यहाँ पे क्रॉस लगा होता तो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ को व्यक्त करता। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत बाहर की तरफ है और उसके अंदर ये एक PQ छड़ रखी गई है और ये जो छड़ है इसकी लंबाई आप मान सकते हैं। कितनी लंबाई मान सकते हैं? इसकी लंबाई को अपन स्मॉल l कह देते हैं। तो ये एक l लंबाई की छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। लंबवत रखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की तरफ है और ये छड़ है वो इस तरीके से रखी गई है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं और अब अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस छड़ को अपन गति करवाएंगे। किस दिशा में? आगे की तरफ गति करवाएंगे। किस वेग से गति करवाएंगे? v वेग से इसे आगे की तरफ गति करवाया जाएगा। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसकी लंबाई की दिशा और इसके वेग की दिशा तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरीके से जब इस चालक छड़ को आगे की ओर गति करवाया जाएगा तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे जो फंडामेंटल है वो अपना विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का नहीं लगेगा, चुंबकीय फ्लक्स का फंडामेंटल नहीं लगेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फंडामेंटल नहीं लगेगा। तो किस तरीके से यहाँ पे अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालते हैं? तो
तो सबसे पहले अपने को जो यहाँ पे डायग्राम में अपन ने ले रखा है उसको अपन पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि ये जो चालक छड़ है, इस चालक छड़ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं और आप जानते हैं कि ये परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। तो सामान्य अवस्था में जितना इसके अंदर धनावेश है उतना ही इसके अंदर ऋणावेश होगा, यानी इसका जो टोटल चार्ज है वो 0 है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और वो इलेक्ट्रॉन जब इस छड़ को आप आगे की तरफ गति करवाएंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगेगा। हालांकि धनावेशित कणों के ऊपर भी बल लगेगा, लेकिन परमाणु है उसकी स्थिति नहीं बदलेगी, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति कर सकते हैं। तो इनके ऊपर लगने वाला बल जो है वो उन इलेक्ट्रॉनों को अपने बल की दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। परिणाम स्वरूप इस छड़ के एक किनारे के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और एक किनारे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो कौन सा किनारा धनावेशित होगा, कौन सा किनारा ऋणावेशित होगा और कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में अपन पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश दिशा किस तरफ है, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर है। क्लियर है। जिसमें L लंबाई की छड़, क्या नाम है छड़ का, PQ को कैसे रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। पहले चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, फिर छड़ की लंबाई की और इसकी स्थिति की बात करेंगे। इसके बाद में छड़ के v वेग से गति करने पर, यानी जब ये छड़ है वो चुंबकीय क्षेत्र के और लंबाई के दोनों के लंबवत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के भी और अपनी लंबाई के भी लंबवत दिशा में जब v वेग से गति करेगी तो लॉरेंज बल लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, मुक्त आवेश के ऊपर लगेगा। मुक्त आवेश कौन है सर, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझ करके चलें कि बल इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, गति हमेशा इलेक्ट्रॉन की होगी, लेकिन आसानी से समझने के लिए आवेश हमेशा धनावेशित लिया जाता है। तो जब अपन धनावेशित कण के ऊपर लगने वाले बल की दिशा निकाल लें तो इलेक्ट्रॉन उसका विपरीत आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर लगने वाला बल है वो विपरीत दिशा में हो जाएगा। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, वो आप लोगों के लिए लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। और ये जो लगने वाला बल है वो हमेशा धनावेशित कण के ऊपर लिया जाता है। तो इस तरह से अपन इसके अंदर धनावेशित कणों के ऊपर लगने वाले बल की वैल्यू को निकालेंगे। उतना का उतना बल ही ऋणावेशित कणों पर लगेगा, लेकिन उसकी दिशा जो है, ऋणावेशित कणों पर लगने वाले बल की दिशा है वो विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लॉरेंज बल की वैल्यू निकालूंगा। ये लॉरेंज बल क्या है, ये धनावेशित कणों के ऊपर लगने वाला बल है, लेकिन रियल में किसके ऊपर लग रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पर Fm जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसका फॉर्मूला आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आए हैं, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहाँ पे अपन ने धनावेशित कण लिया है इसलिए Q को पॉजिटिव लिख रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज आप इलेक्ट्रॉन की बात कहना चाहें तो आप इसके साथ माइनस भी लगा सकते हैं। इन दोनों का सदिश गुणनफल एक वेक्टर आएगा, इसलिए यहाँ पर भी अपन वेक्टर लगा देंगे और ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इस बात में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉरेंज बल को अपन बेहतरीन तरीके से समझ करके आए हैं। तो ये धनावेशित कणों पर लगने वाला बल हो जाता है। अब अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ को वास्तव में उपयोग करके देखते हैं और अपन देखते हैं कि धनावेशित कणों पर बल किस दिशा में लगेगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है उसमें अपन सबसे पहले जो तर्जनी उंगली है उसको अपन इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है। तो आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से घुमाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाए, यानी ऊपर की तरफ हो जाए। अब अपने को करना क्या है कि ये छड़ है वो आगे की तरफ एक्स एक्स की दिशा में गति कर रही है, तो आप इसके जो मुक्त धनावेश और ऋणावेश जितने भी हैं वो भी इसके वेग की दिशा में गति करेंगे। तो अपन बात केवल धनावेशित कणों की कर रहे हैं, तो धनावेशित कणों की जो गति की दिशा है
वो आपके पास इस वेग की दिशा में हो जाएगी। तो अब आप इस तर्जनी उंगली को इस वेग की दिशा में रख दें। तो अब आप ये कहेंगे कि जो अंगूठा है वो उस धनावेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे ये जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ है, इसके पी भाग की तरफ है। तो इस चालक छड़ के अंदर जितने भी धनावेशित कण हैं उनके ऊपर लगने वाला जो बल है वो पी भाग की तरफ होगा। और अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है, तो उसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो क्यू भाग की तरफ होगा। यानी इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इस छड़ के अंदर जो ऋणावेशित कण है वो क्यू पॉइंट के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे और धनावेशित कण है वो पी भाग के ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये छड़ आगे की तरफ गति करेगी, इन धनावेशित और ऋणावेशित कणों की जो संख्या है वो बिंदु पी और क्यू के ऊपर बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे इस आवेश का मान बढ़ेगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। यानी अब आप कह सकते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा जिसकी दिशा है वो पी भाग से क्यू भाग की तरफ होगी। तो पहले जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन था, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा था, उसके ऊपर बल किस तरफ लग रहा है? क्यू पॉइंट की तरफ। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो आप लोगों का ऊपर की तरफ लगेगा और इसको मैं कह देता हूं Fm, और उसकी वैल्यू अपन ने समीकरण नंबर 1 में लिख ली है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस विद्युत क्षेत्र में ये जो इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल किस तरफ होगा। आप चैप्टर नंबर 1-2 में पढ़ के आए हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में जब कोई मुक्त आवेश रखा जाता है, यदि धनावेश रखा जाएगा तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और यदि कोई ऋणावेश रखा जाएगा तो उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो यहां पर अपन केवल इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने वाले बल की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो विद्युत बल है वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा, यानी नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं, Fe कह देते हैं। तो जैसे जैसे ये छड़ आगे की तरफ गति करेगी, इन सिरों के ऊपर धनावेश ऋणावेश का मान बढ़ेगा। धनावेश ऋणावेश बढ़ने से विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ने से विद्युत बल का मान बढ़ेगा। और ये जो विद्युत बल है वो इस चुंबकीय बल के विपरीत दिशा में है। तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसे अपन संतुलन की स्थिति या साम्य अवस्था की स्थिति कह देंगे। और उस स्थिति में यहाँ पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल और लगने वाला विद्युत बल बराबर परिमाण में और विपरीत दिशा में होने के कारण अब वो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर अवस्था में रह जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसके आगे की कहानी। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लें। मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्किप करता हूँ। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनके ऊपर चुंबकीय बल लगने के कारण, चुंबकीय बल क्यों लगेगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई छड़ गति करेगी तो उसके साथ आवेश भी गति करेगा, परिणाम स्वरूप लोरेंज बल के कारण उसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगेगा। तो चुंबकीय बल लगने के कारण छड़ है PQ का, छड़ PQ का P सिरा धनावेशित हो जाता है और Q सिरा है वो ऋणावेशित हो जाता है। अब आप देखेंगे कि कई किताबों में ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्रॉस लिया गया है, यानी पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ लिया गया है। तो आप चाहे इसको बाहर की तरफ लें, अंदर की तरफ लें, इस छड़ की जो गति है वो x की दिशा में करवाएं या -x की दिशा में करवाएं। जब आपके पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कि धनावेशित कणों के ऊपर बल किस दिशा में लगेगा, और धनावेशित कणों के ऊपर जब बल लगेगा परिणाम स्वरूप एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाएगा। तो P सिरा है वो धनावेशित और Q सिरा है वो इसका ऋणावेशित हो जाता है, जिससे क्या होगा? जिससे P से Q की ओर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। अपन जानते हैं कि धनावेश से ऋणावेश की तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर विद्युत बल लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल।
अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप कहेंगे कि सर विद्युत बल को अपन एफ ई से कह दें, बहुत बढ़िया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू ई वेक्टर, ठीक है, क्यू ई वेक्टर। तो यहां पर मैंने जो लगने वाला बल है वो धनावेशित कणों के ऊपर लिया है, क्योंकि ऊपर भी आपने यहां पे धनावेशित कण लिया है तो आपको यहां पर भी धनावेशित कण लेना होगा। और यदि आप यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद में अगर आप सोच रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि आप दोनों ही स्थितियों में धनावेशित कण मान करके चले। और इसे मैं कह देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाती है। तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ संतुलन अवस्था में धीरे धीरे इन दोनों बलों की वैल्यू है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो संतुलन अवस्था में देखिए क्या हो जाएगा। संतुलन अवस्था में आप जानते हैं कि संतुलन अवस्था में ये जो दोनों बल हैं इनका जो योग है मैग्नेटिक फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इन दोनों का जो योग है वो आपके पास 0 के तुल्य होगा, क्योंकि इस स्थिति में परिणामी बल जब 0 होगा तभी मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा। अब अपन समीकरण नंबर 1 व 2 का उपयोग करके और एफ एम और एफ ई की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो एफ एम की जो वैल्यू है मेरे पास आ जाती है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पे एफ ई की वैल्यू है वो आ जाती है क्यू ई वेक्टर, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब आप इसका पक्षांतरण कर लीजिए। तो क्यू ई वेक्टर को मैं इस तरफ रख लेता हूँ और अब की बार जो चुंबकीय बल है उसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो माइनस लगेगा, माइनस क्यू, ये आपके पास वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से जब आप माइनस को माइनस से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ई वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो वेग के और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणनफल की जो दिशा होगी उसकी विपरीत दिशा में होगा। ये माइनस है वो विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। अब आप जानते हैं कि V और B दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में है, और लंबवत दिशा में होने के कारण जब आप क्रॉस यहां से हटाएंगे तो अगली वैल्यू में आप यहां पे लिख सकते हैं माइनस वी बी साइन थीटा। और यहां पे मैं लिखता हूं चूंकि V वेक्टर और जो B वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो दैट थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और जैसे ही आप 90 डिग्री की वैल्यू रखेंगे आपके पास यहाँ से साइन थीटा है वो रिमूव हो जाएगा, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की यदि आप बात करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस वी बी। तो माइनस वी बी के साथ में जब आप इसका परिमाण निकालना चाहें, मोड निकालना चाहें, तो ये माइनस का जो फंक्शन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपके पास केवल वैल्यू क्या बचेगी, वी बी की वैल्यू बचेगी। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ जाती है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए उसको समझाने के लिए अपन विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, पहले अपन यहाँ पर विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिख लेते हैं। तो विद्युत वाहक बल, देखें विद्युत वाहक बल, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल ही तो निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही तो निकालना है। तो विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू होती है ई का मान, ये क्या होता है, ये होता है कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल इंटू विस्थापन, यानी इकाई आवेश को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो यहां पर ई की वैल्यू लिखूंगा मैं, इकाई आवेश को कहां से कहां तक, P से Q तक विस्थापन में किया गया कार्य, क्योंकि आपने इकाई आवेश को P से Q तक ही ले जाया गया है, किया गया कार्य। ये विद्युत वाहक बल की परिभाषा है, आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ के आए हैं। तो E के बराबर कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल क्या होगा, इकाई आवेश के ऊपर लगने वाला बल, और विस्थापन यहाँ पे कितना हो रहा है, L वेक्टर हो रहा है। यहाँ पे आप सदिश गुणनफल देखेंगे या अदिश गुणनफल, विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है इसलिए अपन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो
तो अब आपके पास F की वैल्यू क्या है? ये F कौन सा फोर्स है? F आपके पास विद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो आप विद्युत बल की परिभाषा से आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q E वेक्टर डॉट L वेक्टर। और आप जानते हैं, आपने यहाँ पे लिखा है कि इकाई आवेश को ले जाने में, और इकाई आवेश का मतलब है आपके पास Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे Q E डॉट हटाओगे तो L इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन विद्युत वाहक बल की वैल्यू लिखते हैं। चलिए, चूंकि Q का मान कितना है, Q इज इक्वल्स टू 1 इकाई, या इसका मात्रक कूलम भी लिख सकते हैं। तो Q की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। जैसे ही 1 आएगी, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? E में और L की डायरेक्शन, E और L दोनों की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास थीटा कितना है? 0 डिग्री है, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे जब मैं Q की जगह 1 रखूंगा, कोस थीटा की जगह 1 रखूंगा, तो मेरे पास केवल जो वैल्यू बचेगी वो EL रह जाएगी। और समीकरण नंबर, कौन सा समीकरण? इसको आप समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। तो समीकरण नंबर 3 का आप उपयोग कर लें यहाँ पर। समीकरण 3 से विद्युत क्षेत्र E का मान रखने पर, इस समीकरण में अपन E का मान रखेंगे। तो जैसे ही आप E की वैल्यू रखेंगे, आपके पास विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला है, E की जगह आप लिखेंगे VB और इंटू में L आ जाएगा। तो VB इंटू चालक छड़ की लंबाई आ जाएगी। तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है। अब आप कहेंगे कि सर, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो एक अदिश राशि है, और V है, B है, और ये विस्थापन है, जो लंबाई है वो यहाँ पे विस्थापन को प्रदर्शित कर रही है। ये तीनों के तीनों सदिश राशियां हैं, तो इनका गुणनफल कैसे होगा? तो इनके गुणनफल को व्यक्त करने के लिए आपके पास E की जो वैल्यू है, तो उसमें आपको सबसे पहले B को और V को सदिश गुणनफल करना होगा। तो इन दोनों का जब आप सदिश गुणनफल करेंगे, तो आपके पास एक डायरेक्शन आ जाएगी। उस डायरेक्शन के साथ में आप L वेक्टर का अदिश गुणनफल कर देंगे। तो जैसे ही आप L वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल करेंगे, आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है, ये जो इन दोनों के वेक्टर की वैल्यू है, ये हालांकि अपने लेवल का नहीं है, फिर भी अपने को ये बात है वो अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। यानी सदिश रूप में आप VBL को किस तरीके से गुणा करेंगे, तो आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। उसका फॉर्मूला आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। बोर्ड परीक्षा 2019 के अंदर, एग्ज़ाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन क्लियर कट पूछा गया है कि समान चुंबकीय क्षेत्र में जब चालक छड़ गति करेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। उसके लिए आपको केवल VBL या फिर इसे BVL भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को इस एलिमेंट तक, इस व्यंजक तक पहुंचना होता है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, अब अपन आगे के 3 एग्जाम्पल्स को और सॉल्व करते हैं, और ये तीनों उदाहरण बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो अपने से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर के 12 चालक तार, 5 सेंटीमीटर भुजा के 12 चालक तार हैं, उनको जोड़ करके एक घन बनाया गया है। यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आएगी? बराबर आएगी। इसलिए अपन ने यहाँ पे L का मान है वो 5 सेंटीमीटर रख दिया है, जो 0.05 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को अपन B से लिखते हैं 0.05 टेस्ला। इस चुंबकीय क्षेत्र में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो V का मान अपन लिख लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? वो घन गति कर रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो घन की प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। कौन गति कर रहा है? V गति कर रहा है। पहला प्रश्न।
वेग का मान है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, v है दैट इज पैरेलल टू b वेक्टर, दोनों समांतर हैं। अभी आपने प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? E बराबर b वेक्टर क्रॉस v वेक्टर डॉट l वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप लोगों से एक बात बता रहा है, क्या? कि यदि ये दोनों राशियां एक दूसरे के समांतर हो गई तो इनका सदिश गुणनफल डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये दोनों समांतर नहीं है, लंबवत है, तो इन दोनों के लंबवत होने पर जब आप इनका सदिश गुणनफल करेंगे तो उसकी जो दिशा होगी वो इस एल की दिशा के समान हो जाएगी। और यदि समान दिशा में आप अदिश गुणनफल करेंगे तो उनकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। यानी कि इन तीन राशियों में से कोई भी दो राशियां अगर समांतर हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जीरो होगा। तो पहले केस में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हर परिस्थिति में v वेक्टर और b वेक्टर क्या है? समांतर है। इसलिए जब v और b दो राशियां समांतर हैं तो हर एक भुजा पर, प्रत्येक भुजा पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां पे अपन लिखेंगे चूंकि v वेक्टर व b वेक्टर समांतर हैं, पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, समांतर हैं, अतः प्रत्येक भुजा पर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा अपना, प्रत्येक भुजा पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य रहेगा। ठीक है, ये पहला पार्ट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे, यानी वेग और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दोनों अब की बार एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर ऐसी स्थिति में गति करे तो घन की प्रत्येक भुजा पर विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो इसके लिए अपन पहले घन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो घन का डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से अपन बनाते हैं। ये आपके पास एक घन है, इसकी पहली ऊपर वाली सतह दे रखी है और यहाँ पर अपन इसकी दूसरी सतह लेते हैं। इस तरीके से अपन यहाँ पे घन ड्रॉ करते हैं और इसके बाद में अपन इसकी भुजाओं का नामांकन करेंगे। ये मेरे पास एक घन का डायग्राम तैयार हो जाता है। तो इसके अंदर यदि मैं भुजाओं का नाम लिखूं तो यहाँ से लिखना शुरू कर दूं। ये ए हो गया, इसको अपन बी कह दें, इसको अपन सी कह दें, इसको अपन डी कह देते हैं। इसके बाद में इसको अपन ई कह दें, इस भुजा को एफ कह दें, ये जी हो जाएगा पॉइंट, और ये पॉइंट अपना एच हो जाएगा। तो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है? चुंबकीय क्षेत्र जो बी वेक्टर है वो एक्स एक्स की दिशा में है, इस दिशा में है। और वेग किस दिशा में है? वेग की जो दिशा है वो ऊपर की दिशा में है। तो अब इन प्रत्येक 12 भुजाओं में से आपको वो भुजाएं छांटनी है, क्योंकि वेग और बी तो दोनों लंबवत हैं ही सही। अब अपने को केवल लंबाई देखनी है। तो लंबाई चाहे तो वेग के समांतर हो और चाहे बी के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, उस स्थिति में विद्युत वाहक बल जीरो होगा। और जिस स्थिति में लंबाई ना तो वेग के समांतर है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात दोनों के लंबवत है, तो उस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कितना होगा उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ए बी भुजा है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ये सी डी भुजा है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ई एफ भुजा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, जी एच भुजा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो ये जो चारों भुजाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएंगी, क्योंकि भुजा कौन कौन सी? ए बी कोमा सी डी कोमा ई एफ कोमा जी एच चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। ठीक है, इसके बाद में वेग के समांतर की बात कर लो। चूंकि
कौन कौन सी भुजाएं? वेग के समांतर यानी ऊपर की तरफ AE, चूंकि AE कोमा BF कोमा CG लिख दूं पहले, CG कोमा DH, ये चारों वेग के समांतर हैं, वेग के समांतर हैं। ठीक है। इसलिए इन पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन 8 भुजाओं के ऊपर, 4 ऊपर और 4 नीचे, प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 रहेगा। बात करते हैं लंबवत की। चूंकि इनमें से जो ना तो वेग के समांतर हैं और ना ही चुंबकीय क्षेत्र के, AD, EH, उसके बाद में FG और उसके बाद में BC, भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र कौन? B वेक्टर व वेग V वेक्टर, इन दोनों के क्या हैं? लंबवत हैं। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? यहाँ पे लिख लूँ मैं प्रत्येक भुजा के कारण, प्रत्येक भुजा की बात कर लेता हूँ, प्रत्येक भुजा के लिए इन चारों में से। तो E का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है BVL, तो B का मान लिख लीजिए, कितना था? 0.05। V का मान कितना था? ध्यान देना, मात्रक है वो ऐसा ही मात्रक होना चाहिए, 5 है। और L का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। मीटर में बदलो, 10⁻⁻2 लग जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी? कैलकुलेट करो, देखो इसको सोल्व करके इसका आंसर निकालो, फटाफट आंसर निकालो। अपने पास वैल्यू हो जाएगी, इन तीनों का गुणनफल करेंगे तो 1.25 10⁻², और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या लगेगा? वोल्ट लग जाएगा। तो प्रत्येक भुजा के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो इतना हो जाएगा, और इनमें से केवल 4 भुजाओं के ऊपर ही यह उत्पन्न होगा, बाकी सबके लिए 0 रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन इस प्रश्न को यहाँ पर क्लियर कर पाते हैं। अगला उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। उदाहरण 8 आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक 40 सेंटीमीटर लंबी L का मान लिख लेता हूं मैं सबसे पहले, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और उनकी वैल्यू लिखते जाएं। 40 सेंटीमीटर लंबाई की जो चालक छड़ है वो 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी गई है, यानी लंबाई और B दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए थीटा का जो मान है वो आपको कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वेग, कितने वेग से? 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। तो छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर अपने पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो अपन फॉर्मूला लगेंगे वो VBL इंटू साइन थीटा लगेगा। ठीक है। अब साइन थीटा में थीटा का मान आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो V की वैल्यू रख दी, B की वैल्यू रख दी और लंबाई की वैल्यू रख दी। लंबाई को अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो रह जाएगी 1.5 वोल्ट। तो इस तरीके से अपन बहुत आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। अगला जो अपना उदाहरण संख्या 9 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखिए क्या कहता है कि रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं। रेल की 2 पटरियां हैं जो ना तो आपस में जुड़ी हुई हैं और ना ही जमीन से कनेक्टेड है, अलग अलग हैं। इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। मिली वोल्ट मीटर का मतलब है कि जो वोल्टेज की वैल्यू को 0.3 संख्याओं तक नाप सके। जब इन पर एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से,
तो रेलगाड़ी का वेग आपको दे रखा है 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको अपने को क्या करना पड़ेगा सर, इसको तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसे अपन 5/18 से गुणा कर देते हैं। आप जानते हैं पहले इसको किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे और घंटे को सेकंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर को यदि अपन मीटर में बदलें तो 10⁻³ से गुणा कर दें, और घंटे को अपन सेकंड में बदलें तो 3600 से गुणा कर दें। और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5/18 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5/18 हो जाती है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझें। 5/18 से जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो इस वेग से रेलगाड़ी गति कर रही है। किस तरीके से, आप इस बात को अच्छे से समझें कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक रेलगाड़ी की पटरी है और ये मेरे पास दूसरी रेलगाड़ी की पटरी है, और इनके ऊपर जब रेलगाड़ी दौड़ेगी तो उसके दोनों पहियों को जोड़ने वाला जो एक्सल है, दोनों पहियों को मिलाने वाली जो लोहे की छड़ है, वो भी इनके साथ साथ इस तरीके से गति करेगी। यानी कि अब आपके पास समान चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ है वो गति कर रही है। तो इसकी वजह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे सवाल कहता है कि वो जो मिली वोल्ट मीटर है उसका पाठ्यांक कितना होगा। तो मिली वोल्ट मीटर क्या नापेगा, वोल्टेज। वोल्टेज कहाँ से आएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। तो ई की वैल्यू है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। सवाल कह रहा है कि पटरियों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, यानी वो जो लोहे की छड़ है वो दोनों पहियों को जोड़ेगी, उसकी लंबाई 1 मीटर है। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, वर्टिकल घटक है, BV की वैल्यू है वो आपको 0.2 इंटू 10⁻⁻4 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे टेस्ला भी कह सकते हैं, इतना दे रखा है। यानी परिस्थितियां बिल्कुल क्लियर है। वोल्टेज जो वेलोसिटी है, वेग है, लंबाई है और चुंबकीय क्षेत्र है, वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल फॉर्मूला लिखें, कितना हो जाएगा, BVL। तो अब आप इन तीनों की वैल्यू रखते जाएं। तो B का मान कितना दे रखा है, 0.2 10⁻⁻4। वेग कितना दे रखा है, 50। लंबाई कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो इन सबको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अपने पास इन दोनों का कैलकुलेशन 10 हो जाएगा। 10⁻⁻4 है तो ये 10⁻³ हो जाएगा, और 10⁻³ है वो 1 मिली वोल्ट होता है। तो 1 मिली वोल्ट है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने उदाहरण नंबर 9 सोल्व कर लिया है। तो आज अपन ने सबसे पहले फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ा, उसके बाद में समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ के गति करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक पढ़ा, और उदाहरण नंबर 7, 8 और 9 का सॉल्यूशन पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि पूरे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो की स्क्रीन को बार बार पॉज करते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से लिखते रहें। जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो चैप्टर के एंड में जो इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न दे रखे हैं उनको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। अभी तक अपन चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं और 9वां चैप्टर अपना रनिंग में चल रहा है। तो जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं वो पहले के चैप्टर्स को भी प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ 1, 2, 3 संख्या में वीडियो देख करके और पीछे का जो पोर्शन है उसको भी कंप्लीट करते रहें और आगे से हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।